Now, the next reason for the fall of Dhaka are basically the 6 points of Sheikh Mujibur Rahman. शेख मुजीबुर रहमान के बारे में आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बट फ़िलहाल के लिए इतना ही कि ही वॉज़ अ बांग्लादेशी पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन और अवामी मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ था इनका। बेसिकली इन्होंने ये 6 पॉइंट्स दिए थे बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान की ऑटोनॉमी के लिए सॉरी ईस्ट पाकिस्तान की ऑटोनॉमी के लिए इन्होंने ये 6 पॉइंट्स दिए थे। ऑन फेब 1966 लाहौर में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी अपोजिशन पार्टीज़ की, तो वहाँ पे उन्होंने ये 6 पॉइंट्स पेश किए और ये 6 पॉइंट्स अयूब खान ने इनको जो है वो पाकिस्तान से अलहदगी का नारा करार दिया। भुट्टो ने भी कभी इसको तस्लीम नहीं किया। सो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बने बाद में जाके। अभी हम देखते हैं कि 6 पॉइंट्स थे क्या बेसिकली। सो यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हैं, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि द फर्स्ट पॉइंट वॉज कि जो 1940 की करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी उसके मुताबिक ये था कि मुंतखब पार्लियामेंट की जो है वो सुप्रीमेसी होगी। तो यही इसमें कहा गया कि उसके मुताबिक मुंतखब पार्लियामेंट की जो है वो सुप्रीमेसी कायम की जाए और डिक्टेटरशिप का क्या किया जाए, खात्मा किया जाए। इसके अलावा ये पॉइंट था सेकंड नंबर कि फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो उसको सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स का इख्तियार मिलना चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट जो है वो सूबों के अपने पास होने चाहिए। इसके अलावा थर्ड पॉइंट था कि मुल्क के दोनों हिस्सों की करेंसी जो है वो अलग अलग होगी और जो मगरबी पाकिस्तान है उससे मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ पैसे की मुंतकली को रोका जाएगा और मशरक़ी पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको भी बाकी पाकिस्तान से अलग रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट वाज कि फ़ेडरल गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाएगी, सूबे अपने टैक्स खुद लगाएंगे लेकिन फ़ेडरल गवर्नमेंट को सूबे फ़ंड्स ज़रूर देंगे। द नेक्स्ट पॉइंट वाज कि सूबों को दूसरे मुल्कों से तजारत की इजाज़त होगी। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज़ कि ईस्ट पाकिस्तान के लिए अलग पैरामिलिट्री फोर्स कायम की जाएगी। सो बेसिकली ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे जो कभी एक्सेप्ट नहीं दिल से कर पाए वेस्ट पाकिस्तान के लोग और यही आगे जाके कंट्रोवर्सी बने। कैसे बने वो हम आगे पढ़ेंगे। अब अगला जो पॉइंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। इट इज़ अगरतला कॉन्स्पिरेसी। अगरतला बेसिकली बांग्लादेश का एक रीजन है जो कि इंडिया के बहुत क्लोज़ है। तो वहाँ पे अयूब खान को मुखबरी हुई कि वहाँ पे जो है कोई साजिश तैयार की जा रही है और इंडिया का जो सेक्रेटरी था, फर्स्ट सेक्रेटरी ओजा, और अवामी लीग के कुछ लीडर्स जिसमें कि शेख मुजीबुर रहमान भी इंक्लूडेड हैं, तो वो जो है मिलके एक तो एम्यूनेशन कर रहे हैं बंगाल में, यानी कि बंगाल में असलहा भिजवा रहे हैं और गद्दारी की तैयारी हो रही है पाकिस्तान से अलहदगी के लिए। तो क्या हुआ इस इल्ज़ाम में, जब शेख मुजीब पे ट्रायल चलाया गया तो ऑल द ट्रायल तो चला लिया गया लेकिन प्रोसिक्यूशन की गलती कहीं या कुछ भी, लेकिन प्रूफ नहीं हो सकी बात, और इस वजह से शेख मुजीब बजाय गद्दार कहलाने के अवाम की नज़रों में एज अ हीरो उभरा और वहाँ से उनकी शोहरत को जवाल पहुँचने के बजाय उनकी शोहरत में मज़ीद इजाफा हुआ। लेकिन बंगाली लोगों के दिल में ज़रूर नफरत बैठ गई अगेंस्ट द वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट दैट अयूब खान के टाइम पे, कि अयूब खान ने जो है वो उनके एक लीडर को जो है वो कॉन्स्पिरेसी के इल्ज़ाम में उन पर ट्रायल चलाया है। जो अगला रीज़न है, इट्स बेसिकली अ ट्रायंगल ऑफ 3 पीपल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान एंड याहया, ठीक है, जो कि उस टाइम की चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने आफ्टर अयूब खान। और पाकिस्तान इंडिया की जंग और फॉल ऑफ ढाका के टाइम पे भी यही थे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। सो बेसिकली इन तीन सेलिब्रिटीज़ को समझा जाता है फॉल ऑफ ढाका का मेन रीज़न। क्यों? क्योंकि इन्होंने अगर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा सोचा होता मुल्क का, तो शायद आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग होता। तो बेसिकली सीन ये है कि याहिया भी जो थे वो सदर बने रहना चाहते थे, भुट्टो भी चाहते थे कि उनको गवर्नमेंट में शेयर मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो उतनी सीट नहीं जीत पाई जितनी कि अवामी लीग जीत पाई। सो अवामी लीग डिज़र्व करती थी, बट भुट्टो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वेस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग जो है वो नुमाइंदगी करे। इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान ने भी अपने एटीट्यूड में कोई रिजिडिटी जो है वो शो की और कोई लीनलीनेस नहीं लाए वो, कि वो एक्सेप्ट कर पाएँ अगले की बात को। सो ये तीनों पर्सनालिटीज़ जो हैं अगर सही से बिहेव करती हैं तो शायद जो है वो ये सिचुएशन या ये इवेंट होने से बच जाता। जो अगली रीज़न है बेसिकली वो इंडिया की तरफ से कंट्रोवर्सी थी, हाईजैकिंग ऑफ गंगा प्लेन। आगे हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिकली फ़िलहाल के लिए इतना ही कि इंडिया, और आपको पता है कि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान हज़ारों मील का फासला तो था ही और बीच में इंडिया भी था। अब इंडिया ने क्या किया, ये साजिश रचाई कि इंडिया ने अपना ही प्लेन अपने ही लोगों के थ्रू हाईजैक करके पाकिस्तानी मट्टी पे, यानी पाकिस्तान के एरिया में 30 जनवरी 1971 को अपना ही प्लेन हाईजैक करवा के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान ने उनका प्लेन हाईजैक किया है और अपने ऊपर से अपने हवाई रास्तों से पाकिस्तान के प्लेन्स गुजरने पे पाबंदी लगा दी। और इस तरह उन्होंने एक क्लेवर ट्रिक खेल के काम क्या किया, गेम क्या खेली, डर्टी पॉलिटिक्स क्या की, कि उन्होंने एक तरह से वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान से रब्ता कट ऑफ कर दिया, क्योंकि इंडिया के थ्रू पाकिस्तान को करीब पड़ता था बांग्लादेश
2 आवर्स लगते थे मैक्सिमम। दूसरा रास्ता से श्रीलंका के थ्रू विच वॉज 6 आवर्स। और किसी भी मुल्क के दो एरियाज़ के दरमियान इतना लंबा अगर डिस्टेंस हो तो फिर क्या हो जाता है कि उनका रास्ता एक तरह से कट ऑफ ही हो जाता है। और इंडिया ने तो बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी कि हमारे फ्लाइंग एरिया से कोई भी नहीं गुजरेगा, फ्लाइंग रीजन से पाकिस्तान का जहाज़। तो एक तरह से अपनी तरफ से उन्होंने क्या किया कि कट ऑफ कर दिया राब्ता पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो जो अगली जो रीज़न थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के दिल दूर करने में, इट वाज द फ्लड इन ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्लड था 1970 में ये बांग्लादेश से टकराया। बांग्लादेश बेसिकली ऐसा रीजन है वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, 88 इंचेस एवरेज रेन्स वहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं। और आजकल भी आप अक्सर सुनते होंगे कि वहाँ पे सैलाब आ गया, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्लड्स आया करते थे, इट वाज नॉर्मल। लेकिन अब हुआ ये कि तकरीबन जब 5 लाख पीपल इससे मर गए, इतना ये हाई लेवल का फ्लड था, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी कोई इतना ज़्यादा केयर या ऐसा शो नहीं किया जो कि वहाँ के लोगों की दिल आज़ारी कर सकता, बल्कि उल्टा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बिहेवियर ने उनकी दिल शक्नी ही की। यार इस वजह से भी कि दूरियाँ बहुत थी और अमदादी सामान पहुँचाने में मुश्किलात थी, लेकिन वहाँ के लोग सेटिस्फाई नहीं हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के उनके बिहेवियर से उस टाइम पे, और यूनिटी बनने के बजाय जो है वो दूरियाँ बढ़ने लग गई। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है वो इलेक्शंस ऑफ 1970 हैं। बेसिकली इलेक्शंस रीज़न नहीं है, लेकिन इलेक्शंस का रिजल्ट एक्सेप्ट ना करना वो रीज़न है। ये इलेक्शंस जो थे इनमें अवामी लीग को जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट बरतरी हासिल थी ईस्ट पाकिस्तान से। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उनको कितनी सीट्स मिली थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से उनको प्रोमिनेंट सक्सेस मिली। इस तरह वेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर सक्सेस जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, जिसको कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो लीड कर रहे थे। वहाँ से अवामी लीग को शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे। तो दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के एरियाज़ में कोई सीट नहीं मिली, लाइक ईस्ट पाकिस्तान में पीपीपी को और वेस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग को कोई ख़ास सक्सेस नहीं मिली। लेकिन अपने अपने एरियाज़ में जो है वो सब क्या शेयर बन गए, क्योंकि सब जो है वहाँ पे अपने एरियाज़ में उन्होंने काफ़ी अच्छी सक्सेस ली। लेकिन स्टिल अवामी लीग ने ज़्यादा सीट्स विन की, तो इट डिज़र्व्ड कि इसको गवर्नमेंट मिले। लेकिन कुछ याया खान की सुस्ती और कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उनकी बात ना मानना और इस बात पर तैयार ना होना कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर की जाए टुवर्ड्स द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ये कुछ रीजन्स थी जो कि जो है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान की डिवीजन का बाइस बनी। द नेक्स्ट रीज़न इज़ द मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ तिक्का खान या तिक्का खान। जो तिक्का खान थे वो गवर्नर थे ईस्ट पाकिस्तान के। और जब वहाँ पे याया खान ने ये इलेक्शंस हो गए और इसकी रिज़ल्ट में भी अवामी लीग जो थी वो प्रोमिनेंट रही, लेकिन याया खान असम्बली का इजलास ही नहीं बुला रहे थे। ठीक है, क्योंकि कुछ इख्तलाफात थे, इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं मान रहे थे। तो क्या हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान था उनके लोगों में अनरेस्ट और केओस फैल गया कि जब हम जीत गए हैं तो फिर क्या चीज़ है जो उनको रोके हुए है कि हमें ये लोग क्यों नहीं ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर रहे। इस सिचुएशन में वहाँ पे बहुत से जलसे जुलूस भी हुए, और जलसे जुलूस को रोकने के लिए जो तिक्का खान थे उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दिया, मिलिट्री ऑपरेशन, और निहत्थे लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह और इनोसेंट लोगों की जान ली, तो ऑब्वियसली बंगाली लोगों के दिलों में मज़ीद नफ़रत बढ़ गई टूवर्ड्स द पाकिस्तान आर्मी, टूवर्ड्स इट्स गवर्नमेंट। फिर अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, इट वाज द कॉन्टीन्यूस इंडियन इंटरवेंशन। इंडिया बार बार बीच में जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, इन्वॉल्व हो रहा था, क्योंकि इंडिया तो चाहता ही यही था पहले दिन से कि पाकिस्तान वजूद में ना आए। आ गया तो उसका ये ख्वाहिश थी कि इतना हम इसको कमज़ोर कर दें, तोड़ के रख दें कि पाकिस्तान खुद ही हमारे साथ वापस मिल जाए। तो डिस्टेबलाइज़ करना चाहता था इंडिया पाकिस्तान को, और अब उसको मिल गया था पाकिस्तान का एक दायां हाथ विच वॉज ईस्ट पाकिस्तान। तो फिर इंडिया ने इसको कैसे छोड़ना था, ये मौका कैसे गंवाना था। तो इंडिया डिफरेंट कभी इनको बगावत पे उभार के, कभी मुक्ति बाहिनी की तंजीम राइज करके, उसको भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इस तरह की चीज़ें करके इंडिया ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान को जो है वो तोड़ के रखे और पाकिस्तान को कभी यूनाइट ना होने दे, और अल्टीमेटली कामयाब हो गया इंडिया अपनी इस साजिश में 1971 में। फिर उसके बाद जो मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न थी फॉल ऑफ ढाका की, इट वाज द इंडियन अटैक ऑन ईस्ट पाकिस्तान। तो इंडिया ने जब देखा कि अब ईस्ट पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से बहुत दूरियां भी बढ़ गई हैं, नफ़रतें भी बढ़ गई हैं, फासले तो हैं ही हैं, तो इंडिया ने अटैक कर दिया ईस्ट पाकिस्तान पे 24 नवंबर 1971 को। पाकिस्तान आर्मी ने रेजिस्ट किया एक मंथ तक, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, प्लस वो कहाँ कहाँ अपनी आर्मी भेजते, वेस्ट पाकिस्तान में भी, फिर ईस्ट पाकिस्तान में भी, फिर डिस्टेंस भी ज़्यादा, असलहा हर चीज़ लेके जाना, इट वाज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। तो फिर भी स्टिल 1 मंथ तक रेजिस्ट किया, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के लिए एयर सपोर्ट के विदाउट एयर सपोर्ट, और वहाँ की पब्लिक भी फिर आर्मी के ख़िलाफ़ हुई भी इतनी ज़्यादा तिक्का खान के ऑपरेशंस के बाद, तो विदाउट ऑल दिस सपोर्ट उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था फ़ाइट करना।
इस वजह से अल्टीमेटली ऑल्दो उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन अल्टीमेटली उनको जो है वो 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर करना पड़ा इंडिया के आगे, और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो इंडिया के हवाले करना पड़ा। फिर हमारे माइंड में ये बात आती है कि बाहर की सुपर पावर्स ने क्यों नहीं इंटरफेयर किया, क्यों नहीं मीडिएशन की, क्यों सुलह कराने की कोशिश नहीं की। तो बेसिकली बात ये थी कि यूएसए, यूएसएसआर जो उस टाइम पे दो सुपर पावर्स थी, उनमें से किसी ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया इन इट्स टर्म्स। और इवन अमेरिका ने भी जो है वो पाकिस्तान को असलहे की इमदाद करने से इनकार कर दिया। सो पाकिस्तान वॉज ऑल एंड ऑल अलोन, और यही रीज़न बनी कि ना कोई सालिसी करने आया और ना ही किसी ने पाकिस्तान की हेल्प की इन दैट मिजरेबल सिचुएशन। और फिर सिर्फ फॉरेन पावर्स की गलती नहीं थी इन्वॉल्व ना होने में, बल्कि यूएनओ जो था वो हमारी हेल्प कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान का वहाँ पे ऐसा इमोशनल एटीट्यूड था। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वहाँ की एक मीटिंग में उनका जो चार्टर, उनका जो डॉक्यूमेंट था वो फाड़ के फेंक दिया, किरचे किरचे कर दिया। सो इस तरह का इमोशनल एटीट्यूड जो था वो एक लास्ट नेल प्रूफ हुआ कॉफिन में। और यूएन ने भी जो है वो यूएनओ ने भी कोई हेल्प नहीं की बिकॉज ऑफ पाकिस्तान दिस एटीट्यूड। और फाइनली हमें जो है वो अपनी कंट्री का हाफ ऑफ द पार्ट 17 दिसंबर 1971 को लूज़ करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। नाउ इफ़ वी लुक एट द आफ्टर वॉर इफेक्ट्स ऑफ द वॉर ऑफ 1971, तो हमें ये पता चलता है कि उस वॉर में हमने सिर्फ एक वॉर नहीं लूज़ की, हमने एक तरह से 55% ऑफ आवर कंट्री लूज़ कर दी, क्योंकि 55% ऑफ द और कंट्री वॉज मेड अप ऑफ ईस्ट बंगाल्स पॉपुलेशन। इसके अलावा 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री और सिविल पर्सनल्स जो थे वो कैदी बन चुके थे इंडिया के। और बंगालियों पे वेस्ट पाकिस्तान के लोगों की जो जुल्म थे, मजालिम थे, उनकी दास्तानें सुनाई जा रही थी पूरी दुनिया में। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो बाकी जो पाकिस्तान बचा था हमारे पास उसके पावर में आ चुके थे, ठीक है, वज़ीर आज़म बन चुके थे। और इसके अलावा जो हमने ये फॉल ऑफ ढाका के जो भी फैक्टर्स हैं कि किस वजह से पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ, इस पे एक कमीशन बिठाया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस टाइम के जो थे जस्टिस हमूद रहमान, उनके सुपरविजन के अंडर, कि वो इन्वेस्टिगेट करें कौन से फैक्टर्स थे जो कि फॉल ऑफ ढाका का वजह बने। लेकिन आज तक वो रिपोर्ट कभी पब्लिश ही नहीं हो सकी जो कमीशन बनाया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के लोगों में, यानी वेस्ट पाकिस्तान, अब जो ओनली पाकिस्तान था, उसके लोगों में बहुत डिसअपॉइंटमेंट और टेंशन फैल गई कि कैसा मुमकिन है कि हम ना सिर्फ ये कि जंग हार गए, बल्कि हमने अपनी मुल्क का 55% यानी आधा मुल्क ही हमने जो है वो उठा के इंडिया के हवाले कर दिया। अब बेसिकली हम टाइम लाइन देख लेते हैं फॉल ऑफ ढाका की। इन सारे इवेंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। एक हल्का सा हिंट आप ले लें, ठीक है, कि लिंग्विस्टिक वायलेंस जो हुआ था इट वाज इन 1952। इलेक्शंस हुए थे ईस्ट पाकिस्तान में 1954 में। वन यूनिट फॉर्मेशन हुई ऑन 14 अक्टूबर 1955। फर्स्ट मार्शल लॉ लगाया गया 7 अक्टूबर 1958 को, और फिर बाय अयूब खान ऑब्वियसली। मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स 1966 में उन्होंने पेश किए। अगरतला कॉन्स्पिरेसी जो थी वो दिसंबर 1967 में हुई थी। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 29 मार्च 1970 को पेश किया था बाय यहया खान, जब उन्होंने अयूब खान को टेक ओवर किया उनके मार्शल लॉ में। फ्लड आया था ईस्ट पाकिस्तान में 1970 अगस्त में। जनरल इलेक्शंस हुए 1970 के दिसंबर में। तिक्का खान का जो ऑपरेशन था इट वाज ऑन 26 मार्च 1971। और मुफ्ती बाहिनी जो एक बगावती तंजीम थी, अभी हम डिस्कस करेंगे, इट रोज ऑन 4 अप्रैल 1971। हाईजैकिंग ऑफ गंगा प्लेन टुक प्लेस ऑन 30 जनवरी 1971। और भुट्टो ने बेसिकली ढाका को कहा था कि ढाका एक बुचर हाउस है, कसाई खाना है, ठीक है, एंड दैट थिंग हैपेंड ऑन 18 फेब 1971। इंडो पाक वॉर जो हुई थी इट वाज ऑन दिसंबर 1971। और फिर फाइनली वॉर के नतीजे में क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली ढाका जो है वो हमसे अलग हो गया, यानी ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। फॉल ऑफ ढाका उसी को कहते हैं, ऑन 16 दिसंबर 1971। और फिर शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई ऑन 2 जुलाई 1972, जिसके अकॉर्डिंगली भुट्टो ने जो है वो उनसे कुछ मुआहदे भी किए इंडिया वालों से, ठीक है, और फिर अपने बाद में कैदी भी वो छुड़ा के ले आए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्शंस जो कि हुए थे ईस्ट पाकिस्तान में 1954 में। तो जो ईस्ट पाकिस्तान के 1954 के इलेक्शंस थे बेसिकली वो मार्च 1954 में हेल्ड हुए। और उसमें जो कॉन्टेस्टिंग पार्टीज़ थी उसमें एक तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग तो ऑब्वियसली थी, ठीक है, इट वाज अ रूलिंग पार्टी। और दूसरी तरफ था 5 पार्टी अलायंस जिसको यूनाइटेड फ्रंट कहा जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली अवामी लीग भी थी, ठीक है, अवामी मुस्लिम लीग, और जिसको मौलाना अब्दुल हामिद ख़ान भसानी जो है वो लीड कर रहे थे। इसके अलावा इसमें कृषक सरमारिक पार्टी थी जिसको ए के फजलुल हक लीड कर रहे थे। निज़ाम इस्लाम पार्टी थी जिसको मौलाना अतहर अली लीड कर रहे थे। और गणांतरी दल
पार्टी थी जिसको कि हाजी मोहम्मद दनेश लीड कर रहे थे, और इसके अलावा खिलाफत रब्बानी पार्टी थी। अब इसका अगर आप रिज़ल्ट देखें इलेक्शंस ऑफ 1954 का, तो ये इलेक्शंस हुए बेसिकली 8 से 12 मार्च के बीच में। टोटल 1285 कैंडिडेट्स ने 304 सीट्स के लिए इसमें कॉन्टेस्ट किया, ठीक है, और 5 सीट्स जो थी वो अनकॉन्टेस्टेड बगैर लड़े ही जीत ली गई। और उनमें से 986 मुस्लिम कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जो कि 228 सीट्स के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, और 101 यानी 101 हिंदू कैंडिडेट्स थे जो कि 30 सीट्स के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। इसके अलावा 151 शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स थे जो कि 36 सीट्स के लिए लड़ रहे थे। जो शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स होते हैं, बेसिकली शेड्यूल्ड या स्केड्यूल्ड कास्ट ये होता है कि एक तो इंडिया में आपको पता है ब्राह्मण शूद्र इस टाइप की जो है वो कास्ट होती हैं, लेकिन एक सब कास्ट भी होती हैं, ठीक है, उनकी बहुत सी कास्ट सिस्टम है बेसिकली। तो वो जो कास्ट्स हैं, जिस तरह हमारे यहाँ माइनॉरिटी के लिए अलग सीट्स होती हैं, इस तरह वहाँ कास्ट्स के लिए भी अलग सीट्स होती हैं। तो यही थी ये स्केड्यूल्ड या शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स। अब इलेक्शंस का जब रिज़ल्ट आया तो एनॉर्मस विक्ट्री जो थी वो इस यूनाइटेड फ्रंट को मिली, यानी कि जिसमें अवामी लीग भी शामिल थी। सो एनॉर्मस विक्ट्री इनको मिली। इन्होंने जो है वो 228 सीट्स जीती आउट ऑफ 309, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुस्लिम लीग को देखें तो उनको सिर्फ 7 सीट्स मिल सकी, और टोटल जो 228 सीट्स उन्होंने जीती थी, ठीक है, उसमें से 143 जो थी वो अवामी मुस्लिम लीग ने जीती थी, 48 कृषक समारिक पार्टी ने जीती थी, 22 निज़ाम इस्लाम पार्टी ने, और 13 जो थी वो गणांतरी दल ने, जबकि 2 जो थी वो खिलाफत रब्बानी पार्टी को मिली थी। और अगर आप नॉन मुस्लिम सीट्स को देख लें तो कांग्रेस ने 25, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने 27, और यूनाइटेड फ्रंट जो माइनॉरिटीज़ का था उसने 13 सीट्स जीती थी। सो बेसिकली एक ऑब्वियस सक्सेस थी टूवर्ड्स द यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। और एक मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा धचका लगा था, यहाँ से उनको बहुत बड़ी एक तरह से हार का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ से जो है वो AK फजलुल हक जीत गए थे थ्रू द यूनाइटेड फ्रंट, और जो मुस्लिम लीग की तरफ से नूरुल अमीन थे वो क्या हुआ था, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब अगला जो सिनेरियो है, इट वाज द लिंग्विस्टिक वायलेंस ऑफ 1952। सो बेसिकली ये जो थी एक तरह की बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट थी, जिसको आप लैंग्वेज मूवमेंट भी कहते हो और पॉलिटिकल मूवमेंट भी कहते हो। ये थी ईस्ट बंगाल में। वहाँ के जो अवामी लीग के कारकुन थे और एक्टिविस्ट थे और डिफरेंट स्टूडेंट्स थे, क्योंकि अवामी लीग तो बनी ही बेसिकली, उन्होंने उनका ये नारा था इस बेस पे कि वो बंगाली लैंग्वेज को ऑटोनॉमी दें, उसको इख्तियार दें। तो उनका ये कहना था, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू 1948 में जब आप देखें, 1948 में पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को करार दे दिया गया था, स्टैम्प्स वगैरह सब कुछ उर्दू में छपती थी। तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का कि हमारी जो बंगाली लैंग्वेज है, क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहते थे, एथनिक ग्रुप्स रहते थे, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी किसकी थी, बंगाली स्पीकिंग लोगों की। तो उनका ये मुतालबा था कि हमारी बंगाली लैंग्वेज को जो है वो राइज किया जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमारी करेंसी, स्टैम्प्स, मीडिया, ईस्ट पाकिस्तान में सारा कुछ किसका हो, मीडियम ऑफ एजुकेशन वगैरह किसका हो, बंगाली मीडियम हो, ठीक है, यानी बंगाली स्क्रिप्ट में हो। तो इस चीज़ को जब एक्सेप्ट नहीं किया वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने, तो फिर वहाँ पे अफरा तफरी फैल गई, क्याओस फैल गया, डिफरेंट मुजाहरे होने लगे इस डर से कि कहीं कोई ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। गवर्नमेंट ने जो है वो 4 लोगों से ज़्यादा के जमा होने पे पाबंदी लगा दी थी कि वहाँ पे, लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स ने, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के स्टूडेंट्स ने, अवामी लीग के पोलिटिशियंस ने, सब ने मिलकर वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। और ये 21 फरवरी 1952 का दिन है जो जहाँ पर उन्होंने अपना जो है वो तारीख साज प्रोटेस्ट किया। और फिर पुलिस ने जो है वो आगे से जब उन पर हमला किया और काफ़ी सारे लोगों की जानें चली गई, तो मज़ीद उससे उनकी जो आग थी वो भड़की, नफ़रत की आग उनके अंदर जो थी वो भड़की। और इस वजह से क्या हुआ कि जब डेथ हो गई काफ़ी लोगों की, तो उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के जो जज्बात थे उनको मज़ीद प्रोवोक किया, और उनकी जो एडिटेशन थी वो मज़ीद बढ़ गई, और फाइनली यहाँ की गवर्नमेंट को मानना पड़ा और उन्होंने बंगाली लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया। So the upcoming thing is the formation of one unit. So in 1955 on 14 अक्टूबर 1955 उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे मोहम्मद अली बोगरा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने अपना 1 यूनिट फार्मूला जो है वो मुल्क में लागू किया, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या थी, वजह क्यों पेश आई, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके बोथ ईस्ट एंड वेस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान को। तो बोगरा ने बेसिकली क्या किया, मर्ज कर दिया वेस्ट पाकिस्तान की सारी प्रोविंसेस को एक यूनिट में। तो यानी कि इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट एंड दैट ईस्ट पाकिस्तान वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। देन आफ्टर दैट इन 1958 एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन हुआ, इट वॉज द फर्स्ट मार्शल लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो 7 अक्टूबर 1958 की रात को कुछ ऐसा हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के एक प्रोक्लेमेशन से, उसके एक एलानिया से
जो है वो सस्पेंड हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा थे। मिनिस्टर्स को डिसमिस कर दिया गया, जो लेजिस्लेचर थी, ठीक है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया, पॉलिटिकल पार्टी सारी बैन कर दी गई, और इवन सिकंदर मिर्ज़ा को खुद भी 27 अक्टूबर 1958 को अपने ऑफिस से निकाल दिया गया, और जो चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर थे विच वॉज मोहम्मद अयूब खान, वो मुल्क के सदर बन गए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1966 के मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको फर्दर मज़ीद हम देख लेते हैं। इनमें यही था कि 1966 में, फरवरी 1966 में लाहौर में अपोजिशन जमातों की एक मीटिंग हुई। उसमें शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया कि उन्होंने जो है वो 6 पॉइंट्स दिए। ठीक है, और 6 पॉइंट्स बाद में जाके बहुत कंट्रोवर्शियल भी बने। इनको अयूब खान ने पाकिस्तान से अलहदगी का नारा करार दिया, और इवन जब इलेक्शंस जीत गए 1970 के, अवामी लीग जीत गई, तो भी भुट्टो को यही तहफ़्फ़ुज़ात थे कि 6 पॉइंट्स किसी तरह इनसे हटवाओ, ठीक है, तो हम जो है वो असम्बली में आएंगे। तो बेसिकली भुट्टो का भी इन्हीं बात पे एतराज़ था, यही चीज़ कंट्रोवर्सीज बनी। 6 पॉइंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो था इन 6 पॉइंट्स में से, फर्स्ट पॉइंट वाज कि जो करारदाद पाकिस्तान है 1940 की, उसके मुताबिक पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी दी जाए। ठीक है, डिक्टेटरशिप जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और एडल्ट फ्रेंचाइज का ये मतलब है कि वोट के थ्रू जो है वो फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया जाए और डिक्टेटरशिप का जो है वो खात्मा किया जाए। पॉइंट नंबर 2 ये था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स तक महदूद रहेगी, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रोविंसेस खुद संभालेंगी, खुद डील करेंगी। पॉइंट नंबर 3 था कि जो मुल्क के दोनों हिस्सों की करेंसीज हैं, ठीक है, जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की, वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ठीक है, और जो मगरबी पाकिस्तान है वहाँ से मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ आप पैसा मुंतकिल नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अलावा मशरक़ी पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो बाकी पाकिस्तान से अलग होंगे, वो सिर्फ इन्हीं के हाथ में होंगे। पॉइंट नंबर 4 ये था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं लगा सकेगी सूबों पे, हाँ, लेकिन सूबे उनको फंड्स जो है वो ज़रूर देंगे। पॉइंट नंबर 5 ये था कि सूबों को दूसरे मुल्कों से तिजारत की जो है वो अपनी अर्निंग के लिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए इजाज़त होगी। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 6 ये था कि ईस्ट पाकिस्तान को अलग से अपनी मिलिशिया या पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है अगारतला कॉन्स्पिरेसी। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, एक हल्का सा हिंट इसका ले लेते हैं। 1967 में ये हुई थी कि ये मुखबरी हुई थी अयूब खान को कि जो बांग्लादेश का इलाका है अगारतला, वहाँ पे साजिश हो रही है इंडिया के सेक्रेटरी ओजा के साथ मिलकर, और अवामी लीग के जो लीडर्स हैं जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी इंक्लूडेड हैं, ये लोग मिल के क्या कर रहे हैं कि वहाँ से इंडिया से असलहा ला रहे हैं बांग्लादेश, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गद्दारी की तैयारी कर रहे हैं। तो अयूब खान ने शेख मुजीबुर रहमान को, ऑल तो शेख मुजीबुर रहमान पहले ही अपने 6 पॉइंट्स के बाद जेल में थे, क्योंकि अयूब खान ने उनसे कभी इत्तफाक नहीं किया और उनको गद्दार जो है वो कहलाया उस पॉइंट्स पे। तो उन्होंने ऑलरेडी जेल में, जो जेल थे मुजीबुर रहमान, उनके खिलाफ उन्होंने ट्रायल चलाया अयूब खान ने, लेकिन कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो सकी, और इसके रिजल्ट में बजाय गलत प्रूफ होने के या गद्दार प्रूफ होने के, शेख मुजीबुर रहमान एक मासूम शहरी के तौर पर उभरे और अयूब खान पर जो है वो सारा ब्लेम गिर गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जो कि सेकंड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याया खान ने पेश किया था ऑन 29 मार्च 1970। सो बेसिकली याया खान जब बने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान के उतरने के बाद, तो 1969 में ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो ये पॉसिबल करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। ठीक है, डिक्टेटरशिप जो है वो ज़्यादा प्रोमोट किसको करेगी, मतलब कि वहाँ किसको प्रोमोट किया जाएगा? इलेक्शंस को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रोमोट किया जाएगा, जो उन्होंने वन मैन वन वोट वाला फार्मूला भी ईजाद किया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, ठीक है, और वन मैन वन वोट के तहत इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में, और नया कॉन्स्टिट्यूशन भी हम जल्द ही बनाएंगे। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया, एक सांचा था जिसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। 1970 मार्च में उन्होंने ये दिया। ठीक है, और इस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इसकी बेस पे बनना था। उन्होंने इसके साथ साथ 1 यूनिट स्कीम जो थी, जो मोहम्मद अली बोगरा का 1 यूनिट फार्मूला था, उसको भी 1 जुलाई 1970 को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। अब ये जो LFO है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है, इसके हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल इसका ये है कि जो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, उसमें टोटल 313 सीट्स होंगी। ठीक है, जिसमें से 13 सीट्स जो हैं वो वेमेन के लिए होंगी, सो टोटल 300 सीट्स
फॉर मेल। इन 313 सीट्स में से 169 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान को मिलेंगी, 85 पंजाब को, 28 सिंध को, 19 NWFP को, 5 बलूचिस्तान को और 7 ट्राइबल एरियाज़ को दी जाएंगी। इसी तरह उन्होंने यानी कि वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट कंसिडर नहीं किया, बल्कि अलग अलग सूबों को अलग अलग सीट्स दी। सो 1 यूनिट स्कीम ऑलरेडी ख़त्म हो गई। और इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान को उन्होंने ज़्यादा नुमाइंदगी दी। क्यों? क्योंकि उनकी जो थी वो पॉपुलेशन ज़्यादा थी। सो इस चीज़ से कुछ ना कुछ वो ज़रूर सेटिस्फाई हुए। पॉइंट नंबर 2 ये था कि हर जो प्रोविंस है, ठीक है, वहाँ पे उसके इलेक्टेड मेंबर्स वो डिज़र्व करती है कि उनकी प्रोविंशियल असेंबली हो। ये चीज़ वो डिज़र्व करती है हर प्रोविंस। तो इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल असेंबली है उसके 400 मेंबर होंगे, पंजाब के जो है वो 186 मेंबर होंगे, सिंध के 62, बलूचिस्तान के 21 और NWFP के जो प्रोविंशियल असेंबली है उसके 42 मेंबर्स होंगे। नंबर 3 पॉइंट उन्होंने ये दिया कि इलेक्शन नेशनल असेंबली के लिए 5 अक्टूबर 1970 को हेल्ड होंगे और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए जो है वो 22 अक्टूबर से लेट ना हो, यानी तब तक पोलिंग हो जानी चाहिए। यानी इलेक्शंस की डेट भी एक तरह से उन्होंने अनाउंस कर दी। नंबर 4 पॉइंट इसका ये था कि पाकिस्तान का नाम जो है, पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक रहेगा और पाकिस्तान का नाम उन्होंने तजवीज़ किया था, ठीक है, इट वाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इट शुड बी इस्लामिक टोटली, और उसमें पाकिस्तान का नाम जो होगा वो क्या होगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है, पाकिस्तान का स्टेट का जो हेड है उसको मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है, और मुल्क में जो इस्लाम है उसी को डिवाइन समझे जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसका सी पॉइंट देखें तो इस पर यही है कि डेमोक्रेसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेल किया जाएगा, ठीक है, फ्री इलेक्शंस होंगे और एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि जो आवाम की राय है, ठीक है, आवाम के थ्रू डेमोक्रेसी, ठीक है, 1 मैन 1 वोट, उसके थ्रू जो है वो इलेक्शंस कराए जाएंगे। जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी जाएगी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होंगे सिटीजन्स के लिए। और इसके अलावा सेंटर के पास ज़रूर स्ट्रेंथ होगी, लेकिन हर प्रोविंस को भी जो है वो मैक्सिमम ऑटोनॉमी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद के अगर इसके पॉइंट्स हम देखें तो यही है कि सिटीजन्स को मुकम्मल आज़ादी होगी कि वो स्टेट के अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेट क्या करेगी, कोशिश करेगी कि जितनी भी इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, जो भी इकनॉमिक मसले चल रहे हैं सोसाइटी में, उनको सॉल्व करे, ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, यानी कि उस टाइम पे क्योंकि फ्रेमवर्क था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो इसमें लिखा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे वो मुसलमानों को फुल भरपूर आज़ादी देगा कि वो आज़ादी से इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ गुजार सकें। और ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि माइनॉरिटीज़ को भी वो फील फ्री करवाएगा कि वो अपने अपने जो भी उनके ईमान हैं, जो भी उनके दीन मज़ाहिब हैं, ठीक है, उनको इंजॉय कर सकें, उनको अच्छे से उन पर अमल कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा LFO ने, जिस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ने, ये भी क्लैरिफाई किया कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ का स्टेटस क्या होगा, ठीक है। अब फेडरल लेजिस्लेचर में अगर सिर्फ एक ही हाउस है, ठीक है, तो मतलब एक ही हाउस है अगर, ठीक है, तो क्या होगा, एक ही हाउस है अगर तो वो होगा नेशनल असेंबली, ठीक है। लेकिन अगर 2 हाउस हैं, अगर इट इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ मोर देन 1 हाउस, ठीक है, 2 हाउसेज, यानी कि सेनेट और नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली को क्या होगा, लोअर हाउस का दर्जा हासिल होगा और सेनेट को अपर हाउस का, ठीक है। इसी तरह प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए भी सेम रूल। और टेन्योर जो होगा वो हर असेंबली अपना पूरा करेगी जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाता, तो टेन्योर क्या होगा, फुल टर्म होगा इनके लिए। अब नेशनल असेंबली पे ये भी जिम्मेदारी थी कि उनका पहला इजलास होने के 120 डेज़ के अंदर अंदर, जो कि तकरीबन 4 महीने बन जाते हैं, उनको क्या करना है कि उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल बनाना है लाजमी। अगर वो ना बना सके तो फिर याया खान उनको क्या कर देंगे, डिज़ोल्व कर देंगे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 5th पॉइंट था इसका, वो ये था कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे नेशनल असेंबली के लिए तो फिर उसकी फ़र्स्ट मीटिंग अरेंज कराने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वो अलग बात है कि याया खान इस चीज़ में नाकाम रहे कि वो दोनों पार्टीज़ को, दोनों जो ओपोजिंग पार्टीज़ थी, उनको एक पॉइंट पे ला के फ़र्स्ट इजलास मुनाकिद करा सकते, और यही रीज़न बनी कि फॉल ऑफ ढाका जो है वजूद में आया। इट वाज़ वन ऑफ द रीजन्स। और फिर एक तरह की जो है वो एलिजिबिलिटी लगा दी गई इन द पॉइंट नंबर 6 ऑफ LFO कि जो भी इस LFO की सेट करदा बाउंड्रीज़ को पार्टी फॉलो नहीं करेगी तो वो क्या होगी, वो वैसे ही एबल नहीं होगी कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके। अब 1970 में एक मैसेकर ने हिट किया ईस्ट पाकिस्तान को, विच वाज फ्लड, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान को जो है वो हिट किया, इट वाज फ्लड। ईस्ट पाकिस्तान बेसिकली एक डैम्प एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, फ्लड्स का ज़्यादा खदशा होता है। तो 2 अगस्त 1970 को ईस्ट पाकिस्तान वो सिवियरली स्ट्रक बाय मानसून फ्लड्स, ठीक है। वो जो है मानसून का मौसम था तो वहाँ पे फ्लड्स आ गए और तकरीबन 15,000 स्क्वायर माइल्स के एरिया को उन फ्लड्स ने कवर किया, 30 मिलियन पीपल को अफेक्ट किया। जो 30 मिलियन तकरीबन उस आउट ऑफ 42 मिलियन अगर 30 मिलियन पीपल अफेक्ट हो रहे हैं तो मतलब यही है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो उससे
डैमेज हुई। इसके अलावा उनके जो फूड क्रॉप्स थे, ठीक है, उनको भी डैमेज पहुंचा और तकरीबन 215 मिलियन रुपीज़ जो है वो उनके लॉस हुआ आउट ऑफ दैट क्रॉप्स के डैमेज होने से। और इसके अलावा 3,41,000 एकड़्स जो थे जूट के और राइस लैंड्स के, वो भी बुरी तरह तबाह हो चुके थे। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी जो है वो बुरी तरह नुकसान पहुंचा था। अब इन सूरत हाल में जब ये फ्लड आया तो क्या हुआ कि बहुत मुश्किल था कि इलेक्शंस जो थे वो वहाँ पे हो सकते। फिर क्या हुआ कि 8 अगस्त 1970 को ढाका में कैबिनेट इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, और प्रेसिडेंट जो थे याया खान, उन्होंने पोस्टपोन कर दिए इलेक्शंस 2 माह के लिए। यानी कि जो इलेक्शंस 5 अक्टूबर को होने थे, क्योंकि अब बांग्लादेश के लिए पॉसिबल नहीं रहा था, यानी ईस्ट पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं रहा था कि वो इस मैसेकर से भी डील करे इतने जल्दी, इनके नुकसान का अदाला करे और फिर इलेक्शंस भी कंडक्ट करा पाए। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जो 5 अक्टूबर को होने थे वो दिसंबर में उन्होंने पोस्टपोन कर दिए, सदर ने, ठीक है, याया खान ने। और उन्होंने अनाउंस किया कि अब नेशनल असम्बली के इलेक्शंस जो हैं वो 7 दिसंबर 1970 में होंगे और प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन जो हैं वो 19 दिसंबर 1970 में होंगे। बेसिकली नवंबर में इस वजह से भी नहीं किया कि रमज़ान का महीना आ रहा था। इस वजह से भी इस ऑप्शन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है वो